साम्राज्य और क्षेत्र, जैसे कि हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं, विभिन्न शासकों का जिक्र हमने उनके क्षेत्रीय विस्तार के बारे में जाना। इनमें से मुगल बादशाहों के शासकों के विषय में भी हमने जाना, जिसमें बाबर से लेकर बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी के शासनकाल के विषय में हमने इसमें देखा। इसके बाद हमने इस क्षेत्र के अंदर जिस तरह की वास्तुकलात्मक शैली पर जितना जोर दिया गया है, शायद किसी अन्य बात पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि मूर्ति कला पर भी ध्यान दिया गया, लेकिन ज्यादा जो है भवन निर्माण कला को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। मुगलों के शासनकाल में एक गौथिक शैली के द्वारा, गौथिक शैली का इस्तेमाल करके, शास्त्रीय शैली जिसे कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करके भवनों का निर्माण किया गया था। इसमें मस्जिदों का निर्माण भी हुआ, इसमें मंदिरों का निर्माण भी हुआ, इसमें चर्च और गिरजाघर वगैरह भी बनाए गए, जो कि उस समय की यूरोपियन कल्चर से भी प्रभावित थे। यूनानी जो संप्रदाय था या यूनानी जो क्षेत्र था, उसकी गौथिक शैली का इस्तेमाल हमारे क्षेत्र के अंदर हुआ। उत्तरी भारत से लेकर साउथ इंडिया तक की विभिन्न चर्च के अंदर, विभिन्न मस्जिदों के अंदर, विभिन्न मंदिरों के अंदर इस तरह का वास्तुकलात्मक स्वरूप हम देखते हैं। इसके अंदर मेहराब का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सुंदर पत्थर होता था, जो मजबूत छज्जे को सहारा देने के लिए उसका इस्तेमाल होता था, और उसको उसकी बनावट बहुत ही सुंदर होती थी, जो उसको सहारा भी बनता था और दिखने में भी सुंदर लगता था। इसके अलावा पिलर्स वाले जो स्तंभ लगा करके और लंबी चौड़े आंगन का निर्माण कर लिया जाता था, यानी एक चौड़े कक्ष का निर्माण करते थे जिसमें ज्यादा लोग बैठ सकते थे। जैसे मस्जिद के अंदर एक आंगन होता है जहां पर लोग बैठ करके नमाज अदा करते हैं, उनके अंदर पिलर्स लगाए गए थे जो कि सपोर्ट देते थे, और ऊपर जो यानी लकड़ी की जो छत है उसको सपोर्ट देने के लिए भी इस तरह की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है शुरू होता है। विजयनगर, जो कि साउथ इंडिया के अंदर एक साम्राज्य होता था, विजयनगर साम्राज्य का लेसन जो वैसे 12th आर्ट्स हिस्ट्री के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसका बेसिक नॉलेज जो है वो बताया गया है। विजयनगर साम्राज्य में जो गजशालाएं होती थी, वहां पर हाथियों को रखने के लिए अस्तबल होते थे, और उनकी जो हाथियों के अस्तबल हैं वो उन्होंने कहां से सीखे? बीजापुर और गोलकोंडा। बीजापुर और गोलकोंडा, इन दोनों क्षेत्रों के शासकों ने अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह के अस्तबल बनवाए थे, जो कि घोड़े के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन यहां ये जो अस्तबल हैं वो हाथियों के लिए बने हुए थे। बहुत बड़े बड़े गजशालाएं बनाई गई थी इस दौरान। इसमें जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। तो जिस तरह की वास्तुकलात्मक शैली बीजापुर में और गोलकोंडा के अंदर इस्तेमाल में ली गई थी, ठीक उसी तरीके की भवन निर्माण कला विजयनगर साम्राज्य में भी अपनाई गई। तो ऐसा स्वरूप बहुत देखने में आता है। हमारे यहाँ पर हम मुगल शासकों की बात करें तो इनका क्षेत्रीय विस्तार बहुत ज्यादा बड़ा था। जितने क्षेत्रीय विस्तार तक इनका स्वरूप था, उस क्षेत्र तक इन्होंने इस तरह की भवन निर्माण कला को, चूंकि सार्वजनिक भवन जो बनाए गए, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, या जहां भी मंदिरों का निर्माण करवाया, सल्तनत काल के दौरान जितने भी शासक हुए उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो उनकी एक भवन निर्माण शैली जो है वो यूनिक थी, और उसे पहचान मिलती थी कि ये उस क्षेत्र का शासन क्षेत्र यहां से शुरू होता है। जैसे बंगाल के अंदर एक यहां पर एक और शैली का जिक्र किया गया है कि बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण किया। बांग्ला गुंबद इस शैली का नाम था। ये मुगल शासकों को भी और वहां के स्थानीय शासकों को इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने जितने भी भवन निर्माण करवाए वहां पर सभी बांग्ला गुंबद के अंदर करवाए गए। इनका आकार दिखने में जो झोंपड़ी दिखती है, इस तरह का आकार इनका होता था। जैसे छप्पर की एक आकृति होती है, कच्चा जो छप्पर हमारे यहाँ पे बोलते हैं उसको लोकल भाषा में, तो इस तरह की झोंपड़ी के आकार के अंदर इसकी डिजाइन छत में होती थी। और ये जो गुंबद बांग्ला गुंबद के नाम से उस समय जाना जाता था। इस तरह की बहुत सी मस्जिदों का निर्माण भी बांग्ला गुंबद में करवाया गया।
राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत बड़ा प्रभाव था। ये राजधानी फतेहपुर सीकरी जो कि यूपी के अंदर पड़ता है, आगरा के पास का स्थान है ये फतेहपुर सीकरी जो है, बहुत सी इमारतें यहां पर बनी हुई हैं। यहां हम देख सकते हैं एक फतेहपुर सीकरी के अंदर भी एक लाल किला बनवाया गया है, आगरा में भी लाल किला बनवाया गया है, दिल्ली में भी लाल किला बनवाया गया है। तो इनमें जितनी भी इमारतें बनाई गई फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा जो कि गुजरात और मालवा की विजय के दौरान अकबर ने अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो वो चीज कहां से सीखी उन्होंने, उस कला शैली का इस्तेमाल उन्होंने कहां पर किया, उन्होंने ये शैली गुजरात के विजय के दौरान गुजरात के अंदर सीखी और उस शैली का इस्तेमाल इन्होंने फतेहपुर सीकरी जो कि उनकी अपनी राजधानी थी, अकबर के शासनकाल के दौरान ये उनकी महत्वपूर्ण राजधानी थी, यहां से उन्होंने गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैली का इस्तेमाल यहां पर किया। फतेहपुर सीकरी का शहर इसलिए बसाया गया था क्योंकि आगरा से ज्यादा बढ़िया तरीके से जो लोकेशन फतेहपुर सीकरी की थी वो ज्यादा अच्छी थी, लेकिन फतेहपुर सीकरी इसलिए डेवलप नहीं हो पाई क्योंकि वहां पर कुछ समय तक तो पानी गुजारा होता रहा, लेकिन पानी की खास तौर पर कमी आ गई। जल संसाधन की कमी की वजह से ये राजधानी फिर दोबारा से ट्रांसफर करनी पड़ी। इसके बाद कुछ समय बाद लाहौर के अंदर भी अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया था अकबर ने। इसके बाद है जोधाबाई जो कि अकबर की महारानी थी। जोधाबाई महल उनकी याद में बनवाया गया था। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी के अंदर गुजरात क्षेत्र की वास्तुकला से प्रभावित था। जैसे कि हमने गुजरात शैली से एक जिक्र मैंने किया था, बुलंद दरवाजे का जिक्र यहां पे किया, तो ठीक उसी तरीके से एक और भवन का नाम आ रहा है जोधाबाई महल जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, गुजरात क्षेत्र की वास्तुकला से प्रभावित है। यहां पर भी उसके अंदर मेहराब का और स्तंभों का जो जिक्र किया गया वो के सारे जो वास्तुकलात्मक स्वरूप हैं वो गुजरात और मालवा के क्षेत्र में देखने को मिलते थे। फ्रांस के अंदर 12वीं सदी के अंदर गॉथिक शैली का इस्तेमाल किया गया जिसमें ऊंचे और हल्के चर्च का निर्माण किया गया था। उसकी गगनचुंबी इमारतें होती थी। इसके अंदर रंगीन कांच का इस्तेमाल अधिक से अधिक होता था और इसके अलावा जैसे किसी भी संडे को जब प्रार्थना हो रही होती है, ईसा मसीह को याद किया जा रहा है, तो उस समय के दौरान यहाँ पर घंटियां बजती हैं, चर्च के अंदर घंटियां बजती। तो घंटी बजाने की जो स्तंभों के अंदर घंटियां लगाई जाती हैं ये बाद में शुरू हुआ है, उस समय ऐसा शुरू नहीं किया गया था। ये जो शैली है पहले गॉथिक शैली का इस्तेमाल 12वीं सदी में किया गया था और फ्रांस के अंदर ऊंचे ऊंचे आसमान छूते हुए चर्च बनाए गए। चर्च को हम हिंदी में गिरजाघर कह सकते हैं जहां पर ईसाई लोग पूजा करते हैं। इस प्रकार ही आपका टॉपिक जो है पूरा होता है। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे इसका। विजयनगर में गजशालाएं होती हैं का निर्माण। जो गजशालाएं होती हैं ये हाथियों के लिए अस्तबल होते हैं। ये बीजापुर और गोलकोंडा जैसी दोनों रियासतों के द्वारा जिस तरह की भवन निर्माण शैली का इस्तेमाल किया गया था, वास्तुकलात्मक शैली का इस्तेमाल किया गया था, ठीक वैसे ही भवन निर्माण शैली का इस्तेमाल इन गजशालाओं में विजयनगर एम्पायर के अंदर किया गया। विजयनगर साम्राज्य के दौरान बीजापुर और गोलकोंडा इनके पास पड़ने वाली सल्तनतें थी जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं। इसके अंदर इन दोनों ही रियासतों के अंदर जिस तरह की भवन निर्माण वहां पे करवाए गए, सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया गया, तो वैसे ही भवन यहां पर भी बनवाए गए। तो स्थानीय संस्कृति का इतना बड़ा असर देखने को मिलता है क्योंकि स्थानीय लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं, एक दूसरे की भाषा बोलते हैं, एक दूसरे की रहन सहन सीखते हैं, खान पान सीखते हैं, दूसरे की यहां तक कि भवन निर्माण शैली का भी अनुकरण करते हैं। तो वही चीज यहां पे हम बता रहे हैं। बंगाल के अंदर स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। यहां बंगाल के स्थानीय शासकों को ये छप्पर की झोपड़ी का डिजाइन इतना ज्यादा पसंद आया जो कि बांग्ला गुंबद के नाम से जाना जाता था कि उन्होंने सभी तरह के भवनों का निर्माण इसी शैली के अंदर करवाने पर जोर दिया क्योंकि वहां के जो लोकल लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो भी इसी शैली को पसंद करते थे।
उनके लिए यही शैली ज्यादा अच्छी थी। जैसे हमारे लोकल भाषा में हम इसको छप्पर बोलते हैं, छप्पर झोपड़ी नुमा एक मकान होता है, तो इसी तरह के डिजाइन ये पक्के मकान जैसे मस्जिद वगैरह का निर्माण भी करवाते थे, तो उसी शैली के अंदर करवाने की कोशिश करते थे। सभी के जितने भी भवन, सार्वजनिक भवन होते थे, सरकारी भवन होते थे, उनके अंदर इसी शैली का इस्तेमाल किया गया। राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों का गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव था। यहां राजधानी फतेहपुर सीकरी का जिक्र किया गया। अकबर के समय की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी, नई नई राजधानी उन्होंने बनवाई। तो फतेहपुर सीकरी में जितने भी भवन बनवाए गए थे, वैसे फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजा बहुत फेमस चीज है। बुलंद दरवाजा जो है वो इसलिए बनवाया गया था कि मालवा और गुजरात पर अकबर ने विजय हासिल की थी और अपनी विजय को वह मनाना चाहता था, यानी उसको हर्षोल्लास से मनाना चाहता था, और उसके उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजा बनवाया ताकि उसकी यादगार रहे उसने कभी मालवा और गुजरात को जीता था। लेकिन उसने मालवा और गुजरात के अंदर वहां जाकर के वहां की भवन निर्माण शैली को परखा। भवन निर्माण शैली का उसने यूज किया अपने फतेहपुर सीकरी नामक इस शहर के अंदर, नए शहर में, जो कि आगरा के पास में पड़ता था। फतेहपुर सीकरी में एक भवन का जिक्र यहां भी किया गया है, जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में जो मौजूद है, गुजरात क्षेत्र की वास्तुकला से प्रभावित था। इसके अंदर क्या किया गया था कि जैसे छत के छज्जे के नीचे लगे हुए जो मेहराब होते थे वो बहुत सुंदर होते थे, उसको और पिलर्स का इस्तेमाल किया गया था, स्तंभों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया गया था और मेहराब का इस्तेमाल इसमें किया गया था। ये दोनों ही विशेषताएं फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में स्थित थी। जोधाबाई अकबर की महारानी थी। इसके बाद फ्रांस में भी 12वीं सदी में गौथिक शैली में आसमान छूते चर्च बनाए जाने लगे। यहां पर किसी एक कल्चर का दूसरे देश पर भी असर आता है। जैसे कि यूनानी शैली का इस्तेमाल कंप्लीट यूरोप कर रहा था, तो ठीक उसी तरीके से फ्रांस भी 12वीं सदी के अंदर यहाँ पर बड़े बड़े चर्च बनाए जाने लगे, जिनको आसमान छूते हुए चर्च बनाए जाने लगे। इनमें रंगीन कांच का इस्तेमाल किया गया, बाइबल की प्रतियां यहाँ पे रखी जाने लगी, और यहाँ पर जो घंटियों का, जो स्तंभों के अंदर घंटियां लगी होती हैं, जो आसपास के लोग प्रार्थना के लिए आ सके, तो उस चीज को करने के लिए बहुत बाद में ये सब चीजें लगाई गई हैं। लेकिन 12वीं सदी के अंदर ये गौथिक शैली का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, जिसको शास्त्रीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंडो इस्लामिक शैली के नाम से भी इसको जानते हैं, शास्त्रीय शैली को, यानी मुस्लिम शैली और यूनानी शैली दोनों को मिक्सर से ये इस तरह की गौथिक शैली का इस्तेमाल हुआ है। इससे आसमान छूते हुए ऊंचे ऊंचे चर्च बनाए जाने लगे। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है रीजियंस और एम्पायर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।